हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें पहला चैप्टर में पहला था यानी पहला पॉइंट था भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चैप्टर हम लोग क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं, सब्जेक्टिव भी देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला चैप्टर का पहला पॉइंट आप लोग देख लीजिए, तब फिर ये जो क है पॉइंट यानी पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद ए वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम इस चैनल जो इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो पहला यानी क था यानी क है चैप्टर है, पहला चैप्टर के अंतर्गत ही ये सब सारे चैप्टर दिया गया है। तो ये पहला चैप्टर में पहला है क, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो प्राकृतिक संसाधन क्लास 10th के लिए है। प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले है भूमि के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? भूमि के बारे में पढ़ना है। तो आपको तो पता ही होगा कि जो भूमि है वो भूमि कितना महत्वपूर्ण है। अगर भूमि नहीं रहेगा तो इस दुनिया ही नहीं रहेगा, ठीक है। यानी ये जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सारे चीज़ क्या चीज़ पर है? भूमि पर है। इसलिए जो भूमि है एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और ये जो है भूमि, ये भूमि प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यानी ये जो भूमि है ये भूमि प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे वस्तुएं पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए रहता है, या किसी अन्य जीव के लिए आपूर्ति करने के लिए यहाँ पे पाया जाता है, यानी भूमि पर। तो सारा चीज़ जितने भी क्रियाकलाप करते हैं हम लोग क्या करते हैं? भूमि पर ही करते हैं। तो क्रियाकलाप करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? भूमि पर। जैसे देखिए, ये यहाँ पे देखिए भूमि के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग लिए हैं भूमि यानी भूमि संसाधन। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखे हैं कि यह जो है ये सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको पूरी गारंटी हम ले रहे हैं कि आपको जो है पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, जो है कृषि, भूमि का उपयोग होता है कृषि में, वाणिज्य में, पशु चारण में, उसके बाद मत्स्य में, जो है खनन, ये सब मौलिक क्या है? संसाधन है। इसके अंतर्गत जो है मौलिक संसाधन है। कृषि हो गया, ठीक है, वाणिज्य हो गया, पशु चारण हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया। खनन मतलब खनन के प्रक्रिया द्वारा किसी खनिज को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। खनिज को यानी खनन यानी खानने की प्रक्रिया याद रखिएगा। तो जो है भूमि पर ही क्या होता है? कृषि होता है, वाणिज्य, पशु चारण भूमि पर, मत्स्य पालन भूमि पर, खनन की प्रक्रिया भूमि पर ही होता है। तो ये सब ये क्या है? मौलिक संसाधन है। कहेगा कि मौलिक संसाधन निम्न में से कौन है? तो इसमें से जो चीज़ रहेगा उसको मार देना है, ठीक है, टिक मार देना है। अगला है, आगे पॉइंट है भूमि के अंतर्गत ही कि भूमि संसाधन के भौतिक रूप है। यह भूमि जो है भूमि के भौतिक रूप है। जो भौतिक रूप तीन गो है। भौतिक रूप 3 गो है, यानी उसका बनावट, ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर यानी बनावट। भूमि का जो बनावट है वो 3 रूप में मिलता है। पहला मिलता है मैदानी, पठारी और पर्वतीय। ये तीनों मिलता है। पहला मिलता है मैदानी, दूसरा मिलता है पठारी और तीसरा मिलता है पर्वतीय, ठीक है। या पहला कह सकते हैं पर्वतीय है, दूसरा है पठार है, तीसरा है क्या चीज़? मैदान। यानी ये भौतिक बनावट है, यानी जो भूमि का है ये बनावट है, यानी भौतिक रूप है। समझ में आ गया होगा? भौतिक रूप यानी कहेगा कि भूमि के कितने भौतिक रूप होते हैं? तो 3 गो होते हैं, पठार, पर्वत और मैदान। जिसमें देखिए ये आपका बुक में दिया गया था, ये चित्र दिया गया था कि कितना % कौन चीज़ है। तो 43% जो है मैदान है, और 30% क्या है? पर्वत है, और 27% क्या है? पठार है। तो याद रखिएगा, कहेगा कि भूमि के जो है भूमि संसाधन है
उसके भौतिक रूप कितने होते हैं? तो 3 गो होता है। पहला होता है पर्वत, दूसरा होता है पठार और तीसरा होता है मैदान। यही 3 गो जो है ये भौतिक रूप में पाया जाता है। ये पृथ्वी जो है या भूमि है, ये 3 गो रूपों में पाया जाता है। या तो पूरा समतल मिलेगा, या तो फिर थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा, या तो पूरा नुकीला टाइप में मिलेगा, यानी पूरा ऊंचा मिलेगा। जैसे पर्वत का नाम जानते होंगे, पठार कहीं ऊंच कभी नीचे, यानी ऐसा चीज़ मिलेगा। तो ये भूमि का ये क्या है? बनावट है, यानी भौतिक रूप है। भौतिक रूप यानी जो है भूमि कितने 3 प्रकार से मिलता है, या तो पूरा समतल रहेगा, या तो ऊंच नीच रहेगा, यानी पठार टाइप पर रहेगा, थोड़ा सा मैदान से थोड़ा सा ऊपर, और जो ये पर्वत है वो पर्वत क्या है? पूरा नुकीली टाइप पर रहेगा, यानी उस पर जो है लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी लोग जो है आसानी से नहीं जा सकते हैं। देखिए उसके बाद जो है लगभग क्या है यहाँ पे 43% है। क्या है? 43% जो है भाग में क्या है? मैदान है। 43% यहाँ भी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जो है डिपली से थोड़ा सा देख लीजिए तनिषा। यानी जो है लगभग क्या है 43% भाग में मैदान है, जिसमें काची होता है बाबू, तो कृषि होता है, उद्योग होता है, ये सारे चीज़ क्या है, और चीज़ अन्य जो है वो संसाधन, अन्य चीज़ संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कृषि क्या है? कृषि जो भूमि पर हम लोग क्या करते हैं? कृषि यानी अपने जो फसल को उगाते हैं। ठीक है, फसल उगाते हैं। उसके बाद जो उद्योग जैसे नए नए वस्तुओं को निर्माण करते हैं, तो वो सारे चीज़ जो है ये कहाँ पे निर्माण होता है? तो मैदानी वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? कौन से क्षेत्र पे? मैदानी वाले क्षेत्र पे। चारागाह भी मैदानी वाले क्षेत्र में आता है। तो इसके बाद देखिए अगला है 30% जो है 30% वो भाग क्या है? पर्वतीय है। ठीक है, 30% क्या है? पर्वतीय है। देखिए 12 मासी, ठीक है, 12 मासी यानी 12 महीना, 12 मासी नदियाँ के प्रवाह को जो है वो सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए ये क्या है? अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया करती है। क्या करती है? मुहैया करती है, यानी प्रदान करती है। जो ये पर्वतीय क्षेत्र में है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो है 12 महीना नदियाँ के जो है वो प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन को विकास के लिए ये अनुकूल परिस्थिति है। क्या है? अनुकूल परिस्थिति है। एक ठोप यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, हेडलाइन कर लीजिएगा, जो है यह जो है पारिस्थितिक जो है परिस्थिति के लिए संतुलन के लिए, परिस्थिति के संतुलन के लिए भी यह महत्वपूर्ण। ये जो प्रकृति यानी पारिस्थितिक तंत्र आप लोग जानते होंगे, पारिस्थितिक तंत्र जितने भी वातावरण है, ठीक है, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, तो उसके लिए ये संतुलन बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। कौन? तो यही जो है ये पर्वतीय क्षेत्र ये क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये संतुलन बनाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लास्ट है जो कि जो 27% पाया जाता है, लगभग में 27% भाग जो है वो पठारीय है। क्या है? पठारीय है। क्या है? पठारीय है। देखिए लगभग 27% क्या है? पठारीय है। जो खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा, ये सारे चीज़ क्या है? संचित रहती है। क्या रहती है? खनिज, बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य पदार्थ हैं। क्या है? बहुमूल्य पदार्थ मिलता है पठारीय इलाके में। जीवाश्म ईंधन मिलते हैं पठारीय इलाके में। जीवाश्म ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष जीव जंतु पहले जो धंस गए हैं, वो क्या हो गया? कोयला जैसे पेट्रोल, ये सारे चीज़ जो है एक संसाधन के रूप में निकलता है। तो जीवाश्म ईंधन, वन संपदा, जितने भी वन संपदा है, ये सारे चीज़ क्या है? संचित है। कौन से? 27% भाग वाले में, यानी पठारी वाले भाग में। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग इसलिए नहीं बताएं क्योंकि पहला चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना था। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और
मानव कृत संसाधन, तो ऐसा संसाधन जो कि प्राकृतिक ने बनाया है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और वह जो प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? और उसी के रूप जो है वह संसाधन को एक चैप्टर के रूप में दे दिया गया है, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे वो सारे चीज़ होगा एक प्राकृतिक से संबंधित, यानी जितने भी हम लोग इस चैप्टर में वर्णन करेंगे यानी समझेंगे यानी पढ़ेंगे, वो सारे चीज़ क्या होगा? वो प्राकृतिक संसाधन से कहीं ना कहीं वो संबंधित रहेगा। तो याद रखिएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जाने कि भूमि के बारे में जाने, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन में सबसे अगर अहम योगदान है तो क्या किसका है? तो भूमि का है। इसलिए सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ें? भूमि के पढ़ें। यानी भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे अनेकों प्रकार के जो कृषि होता है, पशुचारण होता है, मत्स्य पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, खनन प्रक्रिया होता है, ये सारे चीज़ क्या है? यहाँ पे मौजूद है, यानी ये सारे क्रियाकलाप होता है। देखिए, भूमि संसाधन के भौतिक रूप है, वो भौतिक रूप कितने हैं? तो 3 वो है, पर्वत, पठार और मैदान। और ये लगभग तीनों को क्या किया है? ये तीनों को प्रतिशत के रूप में निकाला गया है, जिसमें जो है मैदान है 43%। कहेगा कि सबसे इस जो है पृथ्वी पर करें जो भूभाग पर यानी भूमि पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलता है? तो भूमि पर मिलता है सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है? क्यों मिलता है? तो क्योंकि यहाँ पे 100% में से 43% ऐसा है जो कि मैदान है, और जो 30% है वो 30% पर्वतीय है यानी पहाड़ी इलाका है, और जो पठार है वो 27% है। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग इसमें तन से और देख लेते हैं। देखिए, बुक में थोड़ा सा और क्या दिया गया है। चलिए, कुछ भी नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं मृदा निर्माण, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे? मृदा निर्माण को हम लोग आगे जानेंगे। चलिए, अगला हमारा दूसरा जो पॉइंट है, यानी पॉइंट हमारा दूसरा है, वो दूसरा कौन सी कहता है? दूसरा पॉइंट है कि मृदा निर्माण, ठीक है। मिट्टी का निर्माण अब कैसे होता है? तो मृदा हम लोग देख लिए। तो मृदा निर्माण इसलिए नहीं करना है क्योंकि पेड़ पौधा ये सारे चीज़ के लिए ये आवश्यक है। मृदा जो है वो मृदा पेड़ पौधा के लिए एक नहीं जीवन के यापन के लिए है, बल्कि ये सारे जीवों के लिए ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ये जो मृदा यह न केवल पौधों के विकास के लिए का माध्यम नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न जीवी समुदाय को पोषण करती है। ये जो है विभिन्न जैवी यानी जीव को भी ये पोषण प्रदान करती है मृदा, ठीक है। मृदा निहित उर्वरक मानव के आर्थिक जीवन के क्रियाकलाप, ये जितना भी जीव जंतु है उसका आर्थिक क्रियाकलाप क्या करता है? यही जो है इसी से होता है, यानी मृदा से ही होता है। ये जीवन के सारे क्रियाकलाप जो है वो मिट्टी से ही होता है। देखिए, जो मृदा है यानी मृदा, देखिए मृदा जो है वो मृदा एक पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी पारिस्थितिक जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधा सारे चीज़ जो पाया जाता है उसका एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। देखिए, हम लोग उसको परिभाषित करें अगर मृदा के, तो मृदा हम लोग क्या हो जाएगा कि मृदा असंगठित, ठीक है। मृदा असंगठित पदार्थ से निर्मित जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। क्या है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो पतली परत है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। यह एक असंगठित पदार्थ है। क्या है? यह असंगठित पदार्थों से जो है निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। ये आपको इतना याद करना होगा कि जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है यानी पतली परत है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। इतना आप लोग याद रखें। पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि जहाँ पे जीव जंतु सारे जो पेड़ पौधा है वहाँ पे रहते हैं, मृदा पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। कहेगा कि मिट्टी जो है वो कैसा है? संसाधन है। कौन संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। मृदा कौची संसाधन है? कौन संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कौन संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। याद रखिएगा, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जो मृदा है वो मृदा क्या है? नवीकरणीय
नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद मृदा एक जीवन तंत्र है, जीवंत तंत्र है, मतलब कि एक जीने के लिए तंत्र है। मृदा क्या है? जीने के लिए तंत्र है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि उत्सर्जन तंत्र, यानी बहुत सारे उत्सर्जी जितने भी अंग है वो सारे चीज़ें मिलकर एक उत्सर्जित तंत्र का निर्माण करता है। श्वसन तंत्र, जितने भी श्वसन में भाग लेते हैं वो सारे चीज़ मिलकर अंग इस श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र, जितने भी जो है पाचन की क्रिया में यानी जो ग्रंथियां है वो भाग लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं वो जीने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, तो इसीलिए कहते हैं जीवन तंत्र। याद रखिएगा, मृदा को इसलिए हम लोग कहेंगे क्या चीज़? जीवन तंत्र, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जीव है, बहुत सारे जीव है। जीवों को जीने के लिए जो है वो तंत्र का एक सिस्टम जो है मशीन है, यानी तंत्र का एक जो काम करती है वह है वो मृदा है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। इसका जो निर्माण होता है चट्टानों को टूटने फूटने, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, ये सारे भौतिक रासायनिक परिवर्तन से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा का। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, ये चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा का। फिर से देख लीजिए, जो है चट्टानों को टूटने फूटने, किसका टूटने फूटने? चट्टानों को टूटने फूटने तथा देखो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो है जीवों में परिवर्तन होता है, यानी जीव मंडल में जो परिवर्तन होता है, जैविक परिवर्तन होता है, उससे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण एक छोटा प्रक्रिया नहीं है। मृदा का निर्माण बहुत लाखों वर्ष होता है, यानी कुछ सेंटीमीटर ऊंचा करने के लिए, यानी जो है कुछ सेंटीमीटर अगर बढ़ता है मृदा तो लाखों वर्ष लग जाता है मृदा को बढ़ने के लिए, यानी कुछ सेंटीमीटर बढ़ने के लिए। तो याद रखिएगा, जो मृदा है, एक मृदा निर्माण एक बड़ी लंबी अवधि है, बहुत लंबी अवधि है। ये कुछ सेंटीमीटर अगर इसको ऊंचाई अगर चाहिए, कुछ सेंटीमीटर अगर ऊंचाई चाहिए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, क्या हो लग जाता है? बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इसका निर्माण में निम्नलिखित कारक आते हैं, जो है इसके निर्माण में निम्नलिखित कारक आते हैं। किसके निर्माण में? मृदा के निर्माण में। मृदा के निर्माण में जो है निम्नलिखित कारक आते हैं। देखिए, उच्चवास जिसको हम लोग कहते हैं धराकृत, क्या? धराकृत। उच्चवास जिसको हम लोग कहते हैं धराकृत। मूल शैली जिसको कहते हैं चट्टान, क्या? चट्टान। ये भी एक प्रकार के क्या है? मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चट्टान। उसके बाद तीसरा कारक है जलवायु। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो लंबे समय पर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो लंबे समय पर परिवर्तन होते हैं, तो ये भी जो है क्या है? मृदा निर्माण के लिए एक कारक है। वनस्पति, वनस्पति भी एक मृदा कारण यानी मृदा निर्माण के लिए एक कारक के रूप में कार्य करता है। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ यानी जितने भी जीव से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी जैव पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या, वो भी एक प्रकार के मृदा के निर्माण में कारक के काम करता है। खनिज कण, खनिज के कण जितने हैं, खनिज के कण भी एक प्रकार के मृदा के निर्माण में कारक का काम करते हैं। समय, समय भी एक प्रकार के कारक का काम करता है। तो इतना याद रखिएगा। जो मृदा के निर्माण की अगर कहेगा कि कारक को लिखे तो क्या क्या लिखेंगे? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे धाराकृत लिखेंगे, चट्टान लिखेंगे, जलवायु लिखेंगे, वनस्पति, जैव जैव पदार्थ, उसके बाद खनिज के कण हो गया, उसके बाद क्या है? समय। ये सारे चीज़ क्या है? एक मृदा का निर्माण के लिए कारक का काम करता है। फिर से देख लीजिए, ये जो मृदा है, मृदा का निर्माण इसके एक बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मृदा का निर्माण करने में बहुत अधिक समय लगता है, और ये पूर्णतः ये जो होता है इसको कोई और दूसरा कोई मानव निर्माण नहीं करता है, ये बल्कि प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के कारण मृदा का निर्माण होता है। जैसे बताए, ये धराकृत, चट्टान, ये जलवायु, वनस्पति। जो धराकृत ये मानव करता है, चट्टान मानव करता है, जलवायु मानव लाता है, वनस्पति मानव करता है, जैव पदार्थ मानव, खनिज कौन ये जो मानव बनाता है, उस समय ये मानव बनाया है। तो याद रखिएगा, ये सारे चीज़ जो है एक प्रकार के क्या है? मृदा का निर्माण के लिए कारक का काम करता है। क्या करता है? कारक के काम करता है। फिर
फिर से देखिए, मृदा एक पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। मृदा जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, मृदा को हम लोग परिभाषित करेंगे तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। किसको कहेंगे, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहेंगे। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। यह जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, कहेगा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह जो महत्वपूर्ण जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवन तंत्र का उदाहरण है, यानी यहाँ पे बहुत सारे जीवों का एक समूह मिलता है, ठीक है। और मृदा जो है उसको पोषण प्रदान करती है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से किसका निर्माण होता है, मृदा का। मृदा निर्माण के लिए निम्नलिखित कारक आते हैं, जिसमें उच्छ्वास हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं धराकृत हो गया, मूल शैली हो गया, जिसको हम लोग चट्टान कहते हैं। यहाँ पे हो गया जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, कण और समय। ये सारे चीज़ देखें हम लोग ये मृदा निर्माण के लिए। देखें आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि मृदा निर्माण के लिए और थोड़ा सा आगे क्या दिया गया है। तो देखिए, तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल के पवन, हिमद और अपघटन की अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व है जो मृदा के निर्माण में सहयोग करते हैं। कहेगा कि ये सारे इतना चीज़ तो है, ये है, लेकिन इसके अलावे और चीज़ जो है वो मृदा का निर्माण करता है। जैसे कहते हैं कि तापमान परिवर्तन से भी मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद प्रवाहित जल, अगर प्रवाहित जल की क्रिया हो रहा है तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद पवन, हिम, ये पवन से भी यानी वायु चलता है तो उससे भी मृदा का निर्माण होता है। ये सारे चीज़ जो है, ये सारे चीज़ के इसके अलावे और से जो है मृदा का निर्माण होता है, जो हम अभी बताए। तापमान परिवर्तन बताएं, जल का प्रवाहन की क्रिया बताएं, उसके बाद पवन बताएं। ये भी एक प्रकार के मृदा का निर्माण में भूमिका निभाता है। आगे कहता है कि मृदा निर्माण में सहयोग करती है। ये सारी चीज़ें बताएं, वो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण के जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभाता है, जो कि हम बताएं यहाँ पे रासायनिक अवरोधी भी बता दें, ठीक है। ये जो है यह मृदा निर्माण जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों भाग लेते हैं। जो मृदा है यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिएगा, मृदा का निर्माण दोनों प्रकार के, यहाँ पे लिख लीजिएगा मृदा का निर्माण जैव एवं अजैव दोनों पदार्थों से होता है। दोनों पदार्थों से होता है, ठीक है, दोनों पदार्थों से होता है। याद रखिएगा, अजैव मृदा का निर्माण दोनों पदार्थ के प्रकार होते हैं, चाहे तो जीव यानी जिसका प्राप्ति जीव मंडल से होता है उसको कहते हैं जैव, और जिसका प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होता है उसको कहते हैं अजैव। तो जिसमें जान रहता है यानी जो जीव है, जीव जंतु है, तो जीव जंतु से भी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उससे भी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखिए ये थोड़ा सा और आगे जानते हैं कि मृदा निर्माण के प्रक्रिया निर्धारण तत्व के रंग, संगठित गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा का बांटा। देखिए मृदा का विवरण भी किया गया है। यहाँ भारत में है वो अलग अलग उपजाऊ हो गया, उपजाऊ के आधार पर, रंग के आधार पर, ये सारे चीज़ जो है वो अलग अलग बांटा गया है। मृदा को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो अगला कहता है मृदा के प्रकार एवं विवरण। क्या है, विवरण, यानी मृदा के कितने प्रकार होते हैं। तो वो हम लोग चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे समझते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि मृदा के प्रकार, और या इसी को कहते हैं, दूसरा तरह से पूछेगा कि मृदा का प्रकार बताइए या मृदा के जो है वितरण, ठीक है।
वितरण यानी मृदा कितने प्रकार के होते हैं या मृदा का बंटवारा, ठीक है, ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जो भारत में है वो 6 प्रकार से मृदा का बंटवारा किया जाता है। ये 6 प्रकार से मृदा का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, जो गुणवत्ता को निर्धारित करती है। निर्धारित यानी निर्धारण पर है, किस पर है, निर्धारण पर है, यहाँ पे निर्धारण पर है, ठीक है, यानी गुणवत्ता। मिट्टी के कैसा गुण है, उसमें कैसा उपजाऊ है, यानी गुणवत्ता के आधार पर ही मिट्टी को बांटा गया है 6 भाग में। किसके आधार पर बांटा गया है, गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया है। याद रखिएगा जो भारत में 6 प्रकार के मृदा पाया जाता है, वो 6 प्रकार के मृदा को किस प्रकार से बांटा गया है, तो गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया है। तो गुणवत्ता के आधार पर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। सबसे पहला अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सबसे पहला बात करें तो जलोढ़ मिट्टी। और याद रखिएगा सबसे अगर ज़्यादा उपजाऊ भी है तो यह जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद काली मिट्टी, क्या है, काली मृदा। और तीसरा जो है लाल एवं पीली मृदा, तीसरा क्या है, लाल एवं पीली मृदा। और चौथा है लैटेराइट मृदा, पंचमा है मरुस्थलीय मृदा, और जो छठा है वो क्या है, पर्वतीय मृदा। छठा क्या है, पर्वतीय मृदा। तो याद रखिएगा ये जो 6 प्रकार के जो मृदा को बंटवारा किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, तो गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, गुणवत्ता के आधार पर, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, और चौथा है लैटेराइट मृदा, पंचमा है मरुस्थलीय मृदा, और जो छठा है वो पर्वतीय मृदा। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए फिर से आप लोग बोलिए जलोढ़ मृदा, ठीक है, पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। दूसरा क्या है, दूसरा है लाल एवं पीली मृदा। दूसरा क्या है, लाल एवं पीली मृदा। तीसरा क्या है, लैटेराइट लाल एवं पीली मृदा। दूसरा है काली मृदा। तीसरा है लाल एवं पीली मृदा। तीसरा है लैटेराइट मृदा। जो तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लैटेराइट मृदा। और पांचवा क्या है, मरुस्थलीय मृदा। छठा क्या है, पर्वतीय मृदा। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा, इतना आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल आपको इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला है उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियरा भूमि कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, पॉइंट दिया गया है। याद रखिएगा कि दियरा भूमि किसको कहते हैं, दियरा भूमि किसको कहते हैं, तो जो उत्तर बिहार में है बालू प्रधान भूमि को जो है जलोढ़ मिट्टी यानी बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियरा भूमि कहते हैं। जो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दियरा भूमि कहते हैं। यानी उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियरा भूमि कहते हैं। यह जो है ये मक्का की खेती के लिए यानी मक्का के कृषि के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। मक्का की खेती के लिए क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल आपको इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक बढ़ाते हुए यानी जलोढ़ मृदा के साथ हम लोग मिलेंगे। यानी एक वीडियो में जो है 3-4 को हम लोग ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो में यानी इस पर 2 वीडियो बनेगा। तो उसमें पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है आगे जो चीज़ दे ले रहेगा उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इतना अगर आपको जो है अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं पे अगर आपको गलती नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो है कि हम वहाँ पे सुधारने की कोशिश करेंगे अगला वीडियो में, जो कि हम उसको सही सुधारने के प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।